नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक वो जो है इजीली पहुंच जाए। तो ये जो वीडियो है हमारा हरियाणा पीजीटी को लेकर है। ये हरियाणा पीजीटी का जो है फॉर्म निकला है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे चैनल्स में ये सब बताया जा ही रहा है और मैंने भी जो है पिछली वीडियो में हरियाणा पीजीटी को लेकर एक ऑल ओवर जो है एक वीडियो बना रखा है। आप वहां जाके वीडियो को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दे दूंगी। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा खास होने वाला है, स्पेशली जो है फाइन आर्ट वालों के लिए। मेरा चैनल जो है आर्ट चैनल है और यहाँ जो है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फ़ाइन आर्ट के लिए ही आते हैं। तो अगर कोई फ़ाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें और दोस्तों तक जो है इस चैनल को पहुँचाएं और शेयर करें, ठीक है। तो फ़ाइन आर्ट का हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे सिलेबस और साथ ही हम लोग देखेंगे कि फ़ाइन आर्ट वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और नंबर ऑफ़ सीट कितने हैं, ये भी हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे इन डिटेल में। और अगर आपको इससे भी अगला कुछ जानकारी चाहिए तो इसके पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सब कुछ इन डिटेल में जो है आपको बता रखा है कि वहाँ पे फॉर्म कब निकलेगा, कब क्लोजिंग डेट है और क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसा आपको फॉर्म फिल करना है। ये सब कुछ जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सही तरीके से सब बता रखा है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ़ सीट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मेन जो PDF जो आया है हरियाणा PGT की तरफ से वहाँ है। हरियाणा PGT की हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी आपकी 23/7/2024 को। और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो आज से यानी 25 तारीख से जो है शुरू हो गया है। 25/7/2024 से जो है ये फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। आप जाके वेबसाइट में ये रहा, ये वेबसाइट जो है इसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 14/8/2024 और शाम 5 बजे तक। याद रखिएगा, शाम 5 बजे तक ही जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 14 तारीख को 5 बजे के बाद जो है आपका वेबसाइट जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। पोर्टल जो है बंद हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ओके। और हमारा अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत कुछ जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे ही दिया है कि 14/8 5 बजे तक जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्पिंग लाइन नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये हेल्पलाइन नंबर में जो है कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी में जो है अपना क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और कुछ हेल्प मांग सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे नंबर और पोस्ट में मैं बता दूँ, टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आपके 31 पोस्ट निकला है और टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 3069 वैकेंसी जो है आई है आपकी, ठीक है। ये देखिए 3069 टोटल वैकेंसी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके दिए हुए हैं, जहाँ मैं फोकस करूँगी सिर्फ अपने सब्जेक्ट जो कि है हमारा फाइन आर्ट सब्जेक्ट। फाइन आर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 12+4 है, यानी जो है आपका ROH में 12 है और मेवाट में 4 सीट है और जिसमें से जनरल का 7 है और यहाँ मेवाट में जनरल का 3 है। तो इस तरह से जो है सीट का अलग अलग आपको यहाँ पर बताया गया है। SC में देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे मेवात में SC में 1 सीट है। BCA में आपका ROH में 1 सीट है, BCB में ROH में 1 सीट है, EWS में 1 सीट है। जनरल कैटेगरी वुमेन में अगर आप हैं तो ROH में 2 सीट है और SC में 1 सीट है। तो इस तरह से 12 सीटों को यहाँ पे जो है कवर किया गया है और मेवात में जो है 4 सीटों को इस तरह से जो है कवर किया गया है, ठीक है। आपका एडवर्टाइजमेंट कोड जो होने वाला है वो है 23/2024, ये एडवर्टाइजमेंट कोड है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, विशेष रूप से फाइन आर्ट्स वालों के लिए और एक जो है क्राइटेरिया वो सभी के लिए। यहाँ पे जनरल वगैरह का सब कुछ का बताया गया है। ये है हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो है 6 नंबर जो पॉइंट है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोलता है आपका ग्रुप ए जो है वो बोल रहा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट में जितने भी एडवर्टाइजमेंट में जितने भी पोस्ट जो है दिए गए हैं सारे, तो 31 पोस्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उन सारे 31 पोस्ट के लिए ये वाला जो है कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आएगा। तो ये वाला जो कॉमन है वो आपका होने वाला है कि आपका पहले में बोल रहा है कि मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और 10+2 और BA MA विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। हिंदी जो है, हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका मैट्रिक्स में हो या फिर आपका 12th में हो, BA में हो या MA में हो, ये आपका होना चाहिए हिंदी और संस्कृत,
ये आपका मेन है, ठीक है। आप हिंदी ले मैट्रिक्स में आप हिंदी लेके पढ़े हो तो भी ठीक है, संस्कृत आपका है, हिंदी नहीं है तो भी ठीक है। और अगर आप 10-12 में, अगर आप मैट्रिक्स में हिंदी संस्कृत नहीं है, अगर आपका 10-12 में हिंदी संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपका 10-12 में भी नहीं है तो भी, अगर आपका BA या MA में भी अगर आपने जनरल पेपर में भी हिंदी लिया है या संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो भी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका ये 2 सब्जेक्ट जो है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा में बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी हरियाणा टेट जो अभी पार हुआ, हरियाणा टेट और एस्टेट का जो है आप क्वालिफाई होने चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी हरियाणा टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने हरियाणा टेट का एग्ज़ाम दिया है और वो क्वालिफाइड हैं तो वो इस फॉर्म को बेझिझक भरेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, जो या फिर जो लोगों ने हरियाणा टेट नहीं दिया है, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। थर्ड बोल रहा है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है अच्छा होना चाहिए, मैंने सभी में मैट्रिक्स से लेकर जितना भी तक का भी आप जो है भरें अपना सर्टिफिकेट, वो सब कुछ जो है आपका अच्छा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका बनना चाहिए। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये ऑल पोस्ट के लिए है, ठीक है। ग्रुप बी में आपका यहाँ पर बोलता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट वाइज, ठीक है। जैसा भी सब्जेक्ट वाइज और एडवर्टाइजमेंट वाइज जो वेरियस पोस्ट हैं उन सब के लिए सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का दिया गया है, 31 जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं और वो 31 सब्जेक्ट का ही यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन दिया गया है। लेकिन हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे अपना फाइन आर्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। PGT फाइन आर्ट का क्वालिफिकेशन जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2024 है। इसके लिए आपको जो है लगेगा MFA फाइन आर्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपको जो है मस्ट लगेगा, ये आपको होना ही चाहिए। पहले तो आपको हरियाणा टेट यानी H टेट जो है आपको पास होना चाहिए या फिर आपको S टेट पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकेंडली आपका होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आप पढ़े हो, आपका हिंदी जो है, आप हिंदी या संस्कृत लेकर जो है आपने पढ़ाई की हो या संस्कृत सब्जेक्ट जो है आपका हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गुड एकेडमिक स्कोर जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अलग से जो आप सब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए, आप MFA किए हो यानी मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट आपका होना चाहिए, प्लस आपको जो है BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आई इतनी बात? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि PGT पोस्ट फाइन आर्ट के लिए आपको होना चाहिए MFA इन फाइन आर्ट, एटलीस्ट 50% नंबर होना चाहिए और प्लस BEd। अगर BEd नहीं है तो आप भर नहीं सकते। सिर्फ MFA है, BEd नहीं है तो भी आप भर नहीं सकते। अगर आपका BEd है, MFA है लेकिन आपका H टेट नहीं है यानी हरियाणा टेट नहीं है तो भी आप भर नहीं सकते हैं। और अगर आपका BEd है, MFA भी है, हरियाणा टेट भी है, लेकिन आपके पास किसी भी जो भी है मैंने मैट्रिक्स से लेकर MA तक में कहीं भी आपने अगर हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट नहीं लिया है तो भी आप भर नहीं सकते। तो मतलब आपके पास ये सारी कुछ होने चाहिए कि आपका जो है हिंदी यहाँ पर आपको होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। और प्लस आपको जो है हरियाणा टेट या एस टेट जो है पास होना चाहिए, हाँ। और फिर जो है आपका ये MFA की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपकी जो है BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप ये हरियाणा PGT HPGT जो है आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा PGT को जो है आप भर सकते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशन फाइन आर्ट वालों के लिए होनी चाहिए। और प्लस यहाँ पे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं फाइन आर्ट बोलिए, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स, पॉल साइंस, ये सब कुछ जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पास जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो होनी ही चाहिए सब्जेक्टिव, प्लस उनको भी जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट और पोस्ट जो है वो आपका ग्रुप A वाला जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आप कुछ जानते हैं कि इसका जो एज लिमिट है वो लगभग लास्ट एज है 42 और यहाँ पे आपको कहीं कहीं जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन कहाँ कहाँ मिलता है उसकी वीडियो जो है मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ एज में आपको छूट मिलेगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है ये भी जो है मैंने इन डिटेल अपने वीडियो में बता रखा है, पिछली वीडियो में, आप वहाँ से जाके उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। और क्या क्या आपको जो है फॉर्म फिलअप करते समय लगेगा
और कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है, भारत का नागरिक हो वो कर सकता है, और नेपाल सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन हो, रिफ्यूजी हो, लेकिन भारत में जो है 1 जनवरी 1962 के बाद से वो यहाँ पर पूरी तरह से परमानेंटली सेटल्ड है, वो भर सकता है। या फिर विदेशी अगर कोई, जैसे कि माइग्रेटेड अगर कुछ है, कोई है जो पाकिस्तान से आए हैं, भूटान से आए हैं, बर्मा से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, वो लोग अगर आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर वो लोग जो है परमानेंटली सेटल्ड हैं, उनके पास अगर भारतीय प्रमाण पत्र है, माने आधार कार्ड बोलिए या फिर वोटर कार्ड बोलिए, अगर ये है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जो है आपके पास होनी चाहिए। ये तो हुआ ये एज रिलैक्सेशन वाला सेक्शन है, ये तो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। आप वहाँ जाके आप इसको देख लीजिएगा क्या क्या किसको किस जगह जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद हम आते हैं आपका पेमेंट की तरफ। फ़ीस मैंने बता दिया है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो कितना फ़ीस जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, प्लस आपको जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, ये भी मैंने उसमें इन डिटेल में सब कुछ जो है उसमें पिछली वीडियो में बता रखा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको जो है किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है पूरी डिटेल में, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फ़ाइन आर्ट के सिलेबस की तरफ, ज़्यादा समय न बिताते हुए। ठीक है, फ़ाइन आर्ट का यहाँ पे सिलेबस है, आप इस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी वेबसाइट में जाकर जो है आपको ये PDF में मिल जाएगा। उसमें सब कुछ जो है इन डिटेल में दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरह से भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यूनिट 1 में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल आर्ट, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, स्पेस, फॉर्म, साइज, शेप, लाइन, कलर, टेक्सचर, tone, value, perspective, design, aesthetic organization of visual element in the art, object composition, the uses of 2 and 3 dimension in visual art, tactile quality in art, environment and art, perceptual and conceptual aspects in art। ये सब जो है आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में जो है आपका इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आर्ट, जैसे कि हो गया रिदम हुआ, स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ शेप, विजुअल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल्स, टेक्निक्स, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न टेक्निक जो है वो सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइडियाज़, क्या क्या नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, थीम्स हो रहा है, नैरेटिव और नॉन नैरेटिव थीम, कॉन्सेप्चुअल आर्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड एलिमेंट एंड बिटवीन द परफॉर्मिंग और लिटरेसी एंड लिटरली एंड प्लास्टिक आर्ट। ठीक है, ये सब क्या के बारे में जानना पड़ेगा। यूनिट 3 में बोलता है आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न मीडियम एंड मटेरियल इन मेकिंग विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट के बनाते समय जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मीडियम और मटेरियल का जो यूज़ होता है उसके बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं पेंटिंग है, स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है, म्यूरल है, ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया आर्ट है, इन्वेंशन है, एडोप्टेशन है, डेवलपमेंट ऑफ दिस मीडियम्स एंड मटेरियल फ्रॉम द प्री हिस्ट्री पीरियड टू प्रेजेंट ऑल द वर्ल्ड। मैंने प्री हिस्ट्री से लेके अभी तक जो जितने भी मीडियम्स और जितने भी टेक्निक का जो यूज़ हुआ है उन सब के बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में जो है आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में। यूनिट 4 में पूछता है, बोल रहा है कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोसेस एंड प्रोसीज्यूर, यूज़ ऑफ मेकिंग पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक्स डिज़ाइन, मल्टीमीडिया आर्ट सच एज मॉडलिंग, कर्विंग, बिल्डिंग, कास्टिंग, डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ कलर पिगमेंट लाइक इम्पेस्टो, ग्लेजिंग, ब्रशिंग, ड्रिप और एचिंग, रिलीफ, सरफेस प्रिंटिंग, फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सेको एक्सेट्रा। प्रिंट मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड द 5 में पूछेगा आपका रेलिवेंस ऑफ the study of aesthetic and critical theories of art for the student of visual art including the student of applied art and students of art history specialization। मैंने ये वाला जो है आपको रेलिवेंट स्टडीज़ के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, क्रिटिकल थ्योरीज़ के बारे में पूछेगा। जो लोग भी अगर विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं या फिर अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं, जो भी इसको एग्ज़ाम देंगे उनको ये जो है ये वाला देखना पड़ेगा। उसके बाद है यूनिट 6 में रेलिवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एस्थेटिक एंड क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ आर्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट इंक्लूडिंग द स्टूडेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट एंड स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म स्पेशलाइजेशन। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 7 में पूछ रहा है कि बोल रहा है कि स्टडी ऑफ लैंडमार्क फेसेस एंड आर्टिस्ट इन वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल टाइम टू कंटेम्प्रेरी फेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडियोलॉजी, मटेरियल्स, टेक्निक्स, स्टाइल्स, थीम्स, फॉर्मल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में जो है आपको जानना पड़ेगा वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री का। उसके बाद 8वें नंबर यूनिट में है स्टडी ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल टाइम टू 18th सेंचुरी इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल, फॉर्मल एंड स्टाइलिस्टिक फीचर एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, मटेरियल्स, टेक्निक्स एंड थीम। तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर पता
होना चाहिए, ठीक है। इंडियन और प्री हिस्टोरिकल टाइम में जो 18th सेंचुरी का जो समय था, उस समय में किस तरह से काम हुए हैं, क्या क्या स्टाइलिस्टिक फीचर्स था, जनरल फॉर्मल और स्टाइलिस्टिक फीचर का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, आइडियोलॉजी क्या था, क्या सोच के वो लोग काम किए थे, मटेरियल कौन सा टेक्निक और मटेरियल का यूज़ उन्होंने किया था, कौन से थीम में उन्होंने काम किया था, ये सब चीज़ के बारे में आपको जो है आइडिया होना चाहिए। 9 नंबर में आपका बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी इन 19th to 20th सेंचुरी। Indian art, including applied art, with special reference to the various art movement, mediums, styles, ideas, or artist contribution, different religion of the country, the development of art education from the British art school till the contemporary period। यहाँ पे आपको आर्ट एडुकेशन का जितने भी जो इस आर्ट स्कूल जो तैयार किए गए थे उस समय ब्रिटिश के द्वारा, उन सब के बारे में जो है आर्ट स्कूल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें मद्रास आर्ट स्कूल, गवर्नमेंट आर्ट स्कूल, ये सब है ना, फिर आपका जे आर्ट स्कूल, ये सब जो है स्कूल जो बनाए गए थे, उन सब के बारे में कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कारण क्या था, डेट कब हुआ, कौन प्रिंसिपल रहा, तो इन सब चीज़ की छोटी चीज़ों के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। यूनिट 10 में बोलता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ ट्राइबल फोक एंड पॉपुलर आर्ट and craft practices from all over the India of the modern artists, including applied art from the point of techniques, content and concept। ये आपको जो पता होना चाहिए, इसके बारे में आप पूछेगा। 11वें नंबर में है नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज, फंडामेंटल ऑफ painting, visual principles, images, chronology of the development of idea, visual reality, conceptual reality, tradition, and the gradual development of the art of combining the element of ideas of different visual art specialization के बारे में भी जो है आपको यहाँ पर जानना होगा। 12वें नंबर में बोल रहा है कि मीडिया एंड मटेरियल एंड देयर यूजेस, sketching and drawing, application of material, oil painting, ala prima and old master process, glazing, stumbling, priming of canvas, different types of oil, brushing, etc., tempera and gouache and their uses in printing in both traditional and non-traditional art, wash method on paper and silk, acrylic, pastel, mixed media, watercolor, mural and mural technique, fresco secco, fresco buono, ajanta and different modern media, relief and mixed media in mural, collage, encaustic, wax, सपोर्ट इन पेंटिंग, कैनवासेस, पेपर, वुड, सिल्क, इस सब के बारे में जो है छोटी जानकारी जो है आपसे वो लोग पूछेंगे। जैसे हो गया आला प्राइमर प्रोसेस क्या है, तो ग्लेजिंग क्या है, स्टम्बलिंग क्या है, प्राइमिंग ऑफ द कैनवास में किस तरह का प्राइमिंग हम लोग देते हैं, हाँ, डिफरेंट प्रकार का ऑयल का क्या है, ऑयल मैंने कौन ऑयल पेंटिंग में कौन सा ऑयल जैसा कि होता है, कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है, कौन सा ऑयल के लिए कौन सा ब्रश होता है, वाटर कलर की कौन सा ब्रश होता है, नॉर्मल के लिए कौन सा ब्रश होता है, ये सब चीज़ के ब्रशिंग के बारे में भी आपसे पूछेगा। हाँ, टेम्परा और गॉश के बारे में आपसे पूछेगा, उन लोगों का तो टेम्परा और गॉश का पद्धति क्या है वो पूछेगा आपको। हाँ, वॉश पेंटिंग कैसे बनाते हैं, पेपर और सिल्क के बारे में पूछे, एक्रेलिक, पेस्टल, मिक्स मीडिया, वाटर कलर के बारे में जो है आपको पूछेगा। और म्यूरल टेक्निक जैसे कि फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो, अजंता म्यूरल के बारे में पूछेगा, डिफरेंट मॉडर्न मीडियम के बारे में पूछेगा, रिलीफ, मिक्स मीडिया, म्यूरल, कोलाज के बारे में, एनकॉस्टिक पेंटिंग के बारे में पूछ सकता है, वैक्स के बारे में पूछ सकता है, और सपोर्ट्स इन पेंटिंग के लिए आपको क्या क्या जो है सपोर्ट लगता है, जैसे कि कैनवास, पेपर, वुड, सिल्क, पेंसिल, ब्रश, ये सब जितने भी सपोर्ट जो पेंटिंग में लगते हैं उन सब के बारे में जो है आपसे ये लोग पूछेंगे क्वेश्चन। 13 नंबर यूनिट बोलता है कि टाइप्स ऑफ पेंटिंग, ओपन एयर पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, स्टडी ऑफ हेड एंड फुल लेंथ फिगर, मेल एंड फीमेल, लैंडस्केप पेंटिंग, पैट्रोनाइज पेंटिंग, पैट्रोनाइज्ड आर्ट, पेंटिंग्स अंडर डिफरेंट आर्ट मूवमेंट, स्टिल लाइफ, थीमेटिक और एब्स्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। पेंटिंग के कितने भाग हैं, हाँ, और पेंटिंग मैंने ओपन एयर यानी आपको बोल सकता है, ओपन एयर का मतलब समझ ही रहे हैं, आउटडोर पेंटिंग, ठीक है, वो क्या है, कैसा होता है। पोर्ट्रेट पेंटिंग किसने शुरू किया, स्टडी ऑफ हेड मैंने फुल लेंथ पेंटिंग कितने प्रकार का हो सकता है, मेल एंड फीमेल फिगर को कितने लेंथ में बनाया जाता है। हम लोग जब कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, कोई भी फिगर जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उस फिगर को हम लोग कितने लेंथ में जो है ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लेंथ क्या होगा। अगर मेल का फिगर जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ क्या होना होगा, और अगर फीमेल का फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ क्या होगा, उसके बारे में जो है आपको ये जानकारी जो है होनी चाहिए, और ये जो है पूछता है।
पूछेगा आपसे। अच्छा, उसके बाद जो है 14 नंबर यूनिट बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशंस, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिस्ट पर्सनल व्यूज, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव पेंटिंग, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया अंडर सम एस्थेटिकल और फिलोसफिकल व्यूज, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ड्यूरिंग डिफरेंट सोशल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस, आर्ट एंड चेंजेस। ठीक है, इस बारे में पूछेगा। फिर आपका 15वें नंबर में यूनिट में आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, color and color theory and their application of color theory in art activities, color harmony, traditional application of color and the application of color color preparation, texture, technical aspects of pigment, sources and influence of various tradition, study and understanding of artistic value, construction of forms, shapes, plans, volume and totality, understanding of 2 and 3 dimensional approaches and purpose। तो ये आपका क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। 16वें नंबर में है आपका कि रेलिवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, द अर्ली फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ इंडियन कल्चर, नेचर एंड फंक्शन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट इन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रसा, सडांगा, ध्यावनी, अलंकारा एक्सेट्रा, और इन द ट्रेडिशन आर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, आइडिया, इमेजिनेशन, इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म एंड कंटेंट, सबलाइन, सिंपैथी, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, एल्गोरी, मैथ और फिलोसफी एंड एस्थेटिकल व्यूज़ ऑफ कांट, हीगेल एंड एक्सेट्रा, प्री हिस्टोरिकल इंडियन पेंटिंग, क्लासिकल इंडियन पेंटिंग, म्यूरल अजंता बाग एंड लेटर म्यूरल ट्रेडिशन, मैनोस्क्रिप्ट पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, फोक एंड ट्राइबल पेंटिंग के बारे में जो है आपको ये पढ़ना है। बहुत है, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ, अच्छा खासा सिलेबस दिया है आपका। और है यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट में आपका कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राज रवि वर्मा, बंगाल स्कूल अंडर अवनींद्रनाथ एंड हिज डिसिप्लिन्स, खितेंद्रनाथ मजूमदार, समेंद्रनाथ गुप्ता, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, आशित कुमार हलदार, नंदलाल एक्सेट्रा के बारे में आपको जानना है। नंदलाल एंड हिज डिसिप्लिन्स जैसे कि राम किंकर, वेद विनोद बिहारी, धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मा एक्सेट्रा। अमिता शेलगिरी के बारे में जानना है। एकेडमिक रिलीजियन और कलकत्ता ग्रुप, परितोष सेन, गोवर्धन आश, निरोध मजुमदार, प्रदोष दास गुप्ता, हेमंत मिश्रा, और मेजर ट्रेंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड सिंस 1947। तो अभी आपका यहाँ पर आया है मॉडर्न आर्ट। मैंने आपका यहाँ पे धीरे धीरे अब जो है यहाँ पर पूछ रहा है आपको अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, विनोद बिहारी, नंदलाल बोस के बारे में। अच्छा, उसके बाद आपका आता है मेजर फेस इन वेस्टर्न पेंटिंग, जैसे कि जेसो, रोमन, बाइजेंटाइन, गॉथिक, रेनेसा, बैकग्राउंड ऑफ रेनेसा, ह्यूमनिज्म एंड द इंटेंशन ऑफ discoveries of evolution of personal style of early Renaissance and high Renaissance, Baroque and Rococo background पूछ रहा है, conception and with the important artistic activities, neoclassicism, romanticism और रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फॉविज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, सरियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट, नियो फिगरेशन आर्ट इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम। वेस्टर्न आर्ट में आपको इतना कुछ जो है आपको जानना होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, Importance of applied art in the visual communication, understanding of all the element of an advertising design, graphic design such as typography and calligraphy, handline, copy, photography, illustration, logo and symbol, outdoor advertising. It's important in communication, various kind of media of outdoor advertising with its advertise over over other media, advertising aesthetic and conscious in using outdoor media, advertising, campaigning, प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में पूछेगा। फिर ऑफ द सरफेस कंटेनर टू स्टार्ट विद कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑन सोशल अवेयरनेस, नेम ऑफ द मीडिया अवेलेबल, न्यू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, डिजिटल प्रिंटिंग एक्सेट्रा, इंटरनेट, इट्स यूज इन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेट मार्केटिंग, इंटरेक्शन विद अदर आर्ट्स दैट इज स्कल्पचर, पेंटर एक्सेट्रा। ये आपको अप्लाइड आर्ट से भी पूछेगा, एडवर्टाइजमेंट और मीडिया के बारे में। 20वें नंबर में है आपका हिस्ट्री ऑफ advertising from early civilization, invention of movable type, development of printing process, letterpress, offset graver,
screen, silk screen embossing, computer and its role of in creating new visual effect, eye leisure of Indian advertising and the different media, history of printing in India, print media versus इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अंतर है, ये भी जो है आपको यहाँ पर पूछेगा। तो टोटल जो है यूनिट आपके यहाँ पर 20 हैं। 20 यूनिट में जो है आपको बहुत 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 पढ़ना है, ठीक है। बेसिक से लेकर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट तक जो है फाइन आर्ट के बारे में पढ़ना है। आशा करते हैं आपको जो है ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगर जानती होंगी तो मैं ज़रूर आपको जो है रिप्लाई करूँगी, ज़रूर आपको जो है कमेंट में उत्तर आंसर जो है आपको मैं दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो का लाभ जो है उनको भी मिल सके, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।